क्या सचमुच मायावती ने अपने गुरु काशीराम को उनके आखिरी दिनों में जबरदस्ती बंधक बनाकर उनके सारे अरबों के जायदाद और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था? और क्या वाकई में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए मायावती ने खुद पर ही एक भयानक जानलेवा हमला करवाया था? और क्या ये सच है कि ताजमहल के पूरे एरिया को डेवलप करने के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला करके सारे पैसे खुद ढकार लिए थे? और क्या सचमुच मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके उनके सारे सीट छीन लिए और फिर उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया? और क्या वाकई में मायावती ने खुद को भगवान मानकर लखनऊ और नोएडा में जनता के पैसों से अपने खुद की बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां लगवा ली थी? इन सारे सवालों के जवाब और उनकी असल कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1956 को। दिल्ली के एक बेहद साधारण और गरीब परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मायावती। पिता प्रभुदास डाक विभाग में एक मामूली क्लर्क थे और माँ रामरती एक घरेलू महिला थी। परिवार में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी, 6 भाई और 3 बहनें। इतने बड़े परिवार का खर्च चलाना प्रभुदास के लिए एक बुरे सपने जैसा था। मायावती के बचपन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के करोल बाग की तंग गलियों और सरकारी क्वार्टर में बीता। बचपन से ही मायावती ने अपने घर में और समाज में वो भेदभाव देखा जो एक दलित और ऊपर से एक लड़की होने के नाते उन्हें झेलना पड़ता था। उनके पिता प्रभुदास की सोच थोड़ी रूढ़िवादी थी। वो अपने बेटों को पढ़ाने के लिए महंगे और अच्छे स्कूलों में भेजते थे, लेकिन बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। पिता का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना है, आखिरकार उन्हें दूसरे घर में ही जाना है। लेकिन मायावती के अंदर एक अजीब सी जिद थी, एक ऐसी भूख थी जो किसी भी बंदिश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के इस फैसले के खिलाफ बगावत कर दी। वो रातों को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। स्कूल के दिनों में जब बाकी लड़कियां खेलकूद और सजने संवरने में व्यस्त रहती थी, तब मायावती के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, इस गरीबी और इस घटिया जिंदगी से बाहर निकलना। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से साल 1975 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और साल 1976 में गाजियाबाद के VMLG कॉलेज से बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली। मायावती का सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपीएससी क्लियर करके एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। उन्हें लगता था कि समाज को बदलने और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने का यही एक इकलौता रास्ता है। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने दिल्ली के करोल बाग के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल में पढ़ाना, शाम को खुद ट्यूशन लेना और बची हुई रात में IAS की तैयारी करना, ये मायावती का वो कड़ा रूटीन था जिसने उनके अंदर के अनुशासन को एक लोहे की तरह मजबूत कर दिया था। लेकिन फिर साल 1977 की एक रात ने मायावती की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त दलित समाज के एक बड़े और उभरते हुए नेता काशीराम दिल्ली के करोल बाग इलाके में आए हुए थे। काशीराम उस समय बामसेफ नाम का एक संगठन चला रहे थे जो पिछड़े और शोषित वर्ग के कर्मचारियों को एकजुट करने का काम करता था। काशीराम को किसी ने बताया कि एक युवा लड़की है जो बहुत तेज तर्रार है, बहुत अच्छा बोलती है और जिसके अंदर समाज को लेकर बहुत गुस्सा है। काशीराम उस रात मायावती के घर पहुंच गए। घर की हालत बेहद खस्ता थी। पिता प्रभुदास ने जब इतने बड़े नेता को अपने घर में देखा तो वो हैरान रह गए। काशीराम ने मायावती से बात की, उनकी सोच को समझा और उनके IAS बनने के सपने के बारे में सुना। फिर काशीराम ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने मायावती के दिल और दिमाग में एक धमाका कर दिया। काशीराम ने कहा, तुम एक IAS ऑफिसर बनकर क्या करोगी? तुम एक अफसर बनकर सिर्फ उन नेताओं के आदेश मानोगी जो खुद अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं। मैं तुम्हें ऐसा लीडर बनाऊंगा कि एक दिन बड़े बड़े IAS ऑफिसर तुम्हारे सामने फाइलें लेकर खड़े रहेंगे और तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां मायावती की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म हुआ और एक नए एरा की शुरुआत हुई। काशीराम की बातों ने मायावती के अंदर की सोई हुई शेरनी को जगा दिया। उन्होंने IAS बनने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया और काशीराम की उंगली थामकर राजनीति की उस दलदल में उतरने का फैसला किया जहां बड़े बड़ों के पैर उखड़ जाते थे। साल 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की। मायावती इस नई पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे आक्रामक पिलर बनकर उभरी। शुरुआती दिनों में पार्टी के पास न तो पैसा था, न गाड़ियां थी और न ही कोई बड़ा मीडिया सपोर्ट। मायावती और काशीराम ने साइकिलों पर, बसों की छत पर सफर करके उत्तर प्रदेश के गांवों का दौरा करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त कांग्रेस, BJP और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का बोलबाला था। ऐसे में एक युवा दलित महिला का सामने आना और इतनी आक्रामक भाषा में भाषण देना पूरे राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दिया। मायावती के शुरुआती भाषण बेहद तीखे और सीधे होते थे। वो सीधे तौर पर स्वर्ण समाज और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर हमला करती थी। उनके नारों ने उत्तर प्रदेश के दलितों के अंदर एक नई चेतना और एक नया जोश भर दिया।
जो समाज सदियों से सिर झुकाकर जी रहा था, उसे मायावती के रूप में एक ऐसी आवाज मिल गई थी जो सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती थी। मायावती को अपनी पहली बड़ी चुनावी कामयाबी मिली साल 1989 में, जब वो बिजनौर लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। संसद में उनकी एंट्री धमाकेदार थी। उनकी आवाज में वो कड़कपन था जो बड़े बड़े अनुभवी सांसदों को चुप करा देता था। इसके बाद साल 1994 में काशीराम ने उन्हें राज्यसभा भेजा। अब तक मायावती उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी। काशीराम ने साफ कर दिया था कि बसपा में उनके बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती है। लेकिन फिर आई उनकी जिंदगी की वो सबसे बड़ी और खौफनाक कंट्रोवर्सी, जिसने मायावती को एक आक्रामक नेता से सीधे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। बात है साल 1995 की। उत्तर प्रदेश में उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार चल रही थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और बसपा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही दो अलग अलग विचारधाराओं का बेमेल मिलाप था। मुलायम सिंह यादव का वोट बेस यादव और मुस्लिम वोटर थे, जबकि मायावती के पीछे पूरा दलित समाज खड़ा था। जमीनी स्तर पर यादवों और दलितों के बीच पुरानी रंजिशें थी, जो इस गठबंधन के बाद और ज्यादा उग्र होने लगी थी। मायावती को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और गुंडे मिलकर दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मायावती के अंदर का गुस्सा उबल रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस सरकार को गिराने का वक्त आ गया है। 1 जून 1995 को मायावती ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का एजेंडा साफ था, मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेना। जैसे ही ये खबर मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव तक पहुंची, समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया। सत्ता हाथ से जाते देख सपा के नेता पूरे तरीके से बौखला गए। फिर 2 जून 1995 की दोपहर को जो हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर ऐसा काला धब्बा लगा दिया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। दोपहर के करीब 3 बजे थे। लखनऊ का वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस अचानक एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद और सैकड़ों बाहुबली गुंडे लाठी डंडे, हॉकी स्टिक और अवैध हथियारों से लैस होकर गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। उन्होंने चिल्लाते हुए बसपा के विधायकों को पीटना शुरू कर दिया। उन गुंडों का सिर्फ एक ही मकसद था, मायावती को ढूंढना और उन्हें खत्म करना, या फिर जबरन उनसे एक ऐसे कागज पर दस्तखत करवाना जिसमें लिखा हो कि बसपा मुलायम सरकार को समर्थन देती रहेगी। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को पीट पीट कर भगा दिया गया। मायावती उस वक्त कमरा नंबर 1 के अंदर थी। उनके साथ कुछ वफादार विधायक और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। जैसे ही गुंडों ने कमरे के दरवाजे को तोड़ना शुरू किया, मायावती के सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें कमरे के अंदर ढकेला और दरवाजे को अंदर से बंद करके उस पर भारी अलमारियां और सोफे लगा दिए। बाहर खड़े गुंडे दरवाजे पर लाते मार रहे थे, गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे कि इसको बाहर निकालो, आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। बसपा के कई विधायकों को बंधक बना लिया गया, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और उन्हें जबरन गाड़ियों में डालकर मुलायम सिंह यादव के पास ले जाया गया ताकि राज्यपाल के सामने बहुमत साबित किया जा सके। उस खौफनाक माहौल में कमरा नंबर 1 के अंदर बंद मायावती अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। कमरे की बिजली काट दी गई थी, फोन की लाइनें काट दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि मायावती का बचना अब नामुमकिन है। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जिसने पूरे खेल को पलट दिया। बीजेपी के एक कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को जब इस बारे में पता चला तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने कुछ समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक मस्कुलर और निडर नेता माने जाते थे। वो सीधे उस भीड़ के बीच घुस गए जो मायावती के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अकेले ही कई गुंडों को पीछे धकेला और पुलिस अधिकारियों को डांटते हुए कहा कि अगर मायावती को खरोच भी आई तो पूरे शहर को फूंक दिया जाएगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की इस दिलेरी की वजह से गुंडे थोड़े पीछे हटे और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के दखल के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने गेस्ट हाउस को अपने घेरे में ले लिया। मायावती की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने उनके दिल और दिमाग पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ दिया जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल दी। अब यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर का जो दावा है वो इस कहानी को बेहद ही खतरनाक और विलन वाले एंगल में बदल देता है। राजनीतिक विश्लेषकों और कई सीनियर पत्रकारों का कहना है कि ये पूरा गेस्ट हाउस कांड जितना भयानक था, मायावती ने इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उससे कहीं ज्यादा शातिर तरीके से किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती को पहले से ही अंदाजा था कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी इस तरह का हिंसक रिएक्शन दे सकती है। उन्होंने जानबूझकर अपने विधायकों को एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जहां सुरक्षा बेहद कम थी, ताकि अगर कोई हमला हो तो वो खुद को पूरे तरीके से विक्टिम साबित कर सके। इनसाइडर्स का दावा है कि मायावती की नजर पहले से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। वो जानती थी कि जब तक वो मुलायम सिंह के साथ रहेंगी वो हमेशा 2 नंबर पर ही बनी रहेंगी।
बीजेपी के साथ उनकी बैक चैनल बातचीत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बीजेपी नेताओं के साथ काशीराम और मायावती की एक सीक्रेट डील हो चुकी थी कि जैसे ही बसपा समर्थन वापस लेगी, बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना देगी। इस थ्योरी के मुताबिक गेस्ट हाउस कांड मायावती के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका बन गया जिसने उनके सारे गुनाहों और राजनीतिक अवसरवादिता पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल दलित सेंटीमेंट को भड़काने के लिए किया। उन्होंने पूरे प्रदेश में ये मैसेज फैलाया कि एक दलित की बेटी को स्वर्ण और पिछड़ों के गुंडों ने बेइज्जत करने की कोशिश की। इस विक्टिम कार्ड ने ऐसा काम किया कि जो बीजेपी कल तक बसपा की घोर विरोधी थी, उसे भी मजबूरी में मायावती को समर्थन देना पड़ा। 3 जून 1995 को यानी गेस्ट हाउस के ठीक अगले दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो देश के इतिहास की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती ने सत्ता पाने के लिए एक ऐसी जाल बुनी जिसमें वो खुद विक्टिम भी थी और अंत में विजेता भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती का अंदाज पूरे तरीके से बदल गया। अब वो कोई गरीब लड़की नहीं थी जो करोल बाग की गलियों में घूमती थी। अब उनके पास सत्ता की असीमित ताकत थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। उन्होंने नौकरशाही के अंदर अपना एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि बड़े बड़े सीनियर अधिकारी उनके सामने अपनी फाइल हाथ में लेकर कांपते हुए खड़े रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मायावती की ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके और उनके राजनीतिक गुरु काशीराम के बीच के रिश्ते एक बेहद अजीब और रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे। यही वो दौर है जब उनकी सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, जिसने मायावती को पूरी दुनिया के सामने एक विलन और एक बेहद क्रूर इंसान के रूप में पेश किया। ये कंट्रोवर्सी थी काशीराम की रहस्यमय बीमारी और उनके आखिरी दिनों में उन्हें पूरे तरीके से कैद कर देने का संगीन आरोप। साल 2003 के आसपास काशीराम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा पैरालिसिस का शिकार हो गया। उन्हें डायबिटीज और दिल की भी गंभीर बीमारियां थी। इसी दौरान मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने काशीराम को दिल्ली के हुमायूं रोड स्थित अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद से काशीराम बाहरी दुनिया से पूरे तरीके से गायब हो गए। काशीराम के सगे भाई, उनकी बहन स्वर्णा कौर और उनके पूरे परिवार ने मायावती पर बेहद संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए। स्वर्ण कौर ने उस वक्त मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा था कि मायावती ने उनके भाई को अपने घर में बंधक बना लिया है। परिवार का आरोप था कि काशीराम को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके सगे भाई बहनों और उनकी बूढ़ी मां को भी बंगले के गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता था। मीडिया सोर्सेज और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि मायावती ने काशीराम के चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों और अपने वफादार नौकरों का एक ऐसा कड़ा पहरा बैठा दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जब भी कोई बड़ा नेता या काशीराम के पुराने साथी उनसे मिलने आते तो मायावती का साफ जवाब होता था, डॉक्टरों ने उन्हें पूरे तरीके से आराम करने की सलाह दी है, वो किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन इस कहानी के पीछे का जो असली सच बताया जाता है वो बेहद डरावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काशीराम उस वक्त पूरे तरीके से होश में नहीं थे, या यूं कहें कि उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कोई फैसला ले सके। आरोप है कि मायावती ने इसी स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वो जानती थी कि बसपा के करोड़ों कार्यकर्ता काशीराम को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर काशीराम ने अपनी बीमारी के दौरान या अपने होश में किसी और को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया या फिर अपनी करोड़ों की संपत्ति और पार्टी के फंड पर किसी और का हक जता दिया तो मायावती का पूरा राजनीतिक करियर एक झटके में खत्म हो जाएगा। इनसाइडर्स का दावा है कि मायावती ने काशीराम के नाम पर कई कोरे कागज और वसीयतनामा पर उनके अंगूठे के निशान और दस्तखत जबरन लिए थे। काशीराम के परिवार ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन मायावती की कानूनी टीम इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कोर्ट में डॉक्टरों के ऐसे सर्टिफिकेट और हलफनामे पेश किए जिससे साबित हो गया कि काशीराम की देखभाल पूरे तरीके से सही तरीके से हो रही है और वो अपनी मर्जी से मायावती के साथ रह रहे हैं। 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इसके साथ ही विवादों का एक नया तूफान खड़ा हो गया। काशीराम के परिवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि एक नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हत्या है या फिर इलाज में जानबूझकर की गई लापरवाही का नतीजा है। परिवार मांग कर रहा था कि काशीराम की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत का असली कारण सामने आ सके, लेकिन मायावती ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। उन्होंने रातों रात काशीराम के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी करवा दी। बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही कर दिया गया। अंतिम संस्कार की पूरी कमान मायावती के हाथों में थी। काशीराम के सगे भाइयों को चीता को मुखाग्नि तक देने का हक नहीं मिला। मायावती ने खुद सारे रीति रिवाज पूरे किए, जिससे ये साफ मैसेज गया कि वो ही काशीराम की इकलौती और असली वारिस है। इस पूरी घटना ने मायावती की छवि को एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया जिसने सत्ता की हवस में उस इंसान को भी नहीं बख्शा जिसने उसे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया था। लोगों का मानना है कि मायावती ने काशीराम को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जब वो बीमार और लाचार हो गए तो उन्हें दुनिया से अलग थलग करके उनकी पूरी विरासत पर अकेले कब्जा कर लिया।
काशीराम के जाने के बाद मायावती अब अनडिस्प्यूटेड रूप से बसपा की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। अब उनके फैसलों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे। मायावती ने इस चुनाव के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए। ये रणनीति थी सोशल इंजीनियरिंग। जो मायावती कभी स्वर्णों के खिलाफ तीखे नारे लगाती थी, उन्होंने अब नारा बदल दिया। नया नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को अपना दायां हाथ बनाया। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन किए गए। दलित और ब्राह्मण जो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते थे, वो मायावती के मंच पर एक साथ नजर आने लगे। ये फॉर्मूला इतना कामयाब रहा कि साल 2007 के चुनाव नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 17 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। मायावती अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर थी। अब वो सिर्फ एक रीजनल लीडर नहीं थी, बल्कि पूरे देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम उछाला जाने लगा था। लेकिन सत्ता की यह अपार सफलता अपने साथ विवादों का एक ऐसा काला समंदर लेकर आई जिसने मायावती के इस सुनहरे दौर को हमेशा के लिए दागदार बना दिया। यही वो दौर था जब मायावती के करियर की एक और सबसे बड़ी और सबसे बदनाम कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, ताज कॉरिडोर घोटाला। ये एक ऐसा घोटाला था जिसने सीधे तौर पर मायावती की ईमानदारी और उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। साल 2002-2003 के दौरान जब मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने आगरा में ताजमहल के पास एक बेहद महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था ताज हेरिटेज कॉरिडोर। प्लान ये था कि ताजमहल और आगरा किले के बीच के खाली इलाके को अपग्रेड किया जाए। वहाँ बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क और 5 स्टार होटल बनाया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 175 करोड़ रुपए थी। काम बेहद तेजी से शुरू हुआ। यमुना नदी के बहाव को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध और कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े किए जाने लगे। लेकिन तभी एनवायरमेंटलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस कंस्ट्रक्शन वर्क से ताजमहल की नींव को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और यमुना का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी। जब सीबीआई ने इस मामले की फाइलें खंगाली तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच में पता चला कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पर्यावरण मंजूरी ली ही नहीं गई थी। सीबीआई ने दावा किया कि मायावती और उनके तत्कालीन पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सीधे आदेश पर सरकारी खजाने से लगभग 17 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना कोई काम किए ही गायब हो गया। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स और सीबीआई के इनसाइडर्स का जो दावा है वो मायावती को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड साबित करता है। जांच एजेंसियों का कहना था कि ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट सिर्फ आगरा के विकास के लिए नहीं था, बल्कि ये मायावती और उनके करीबियों के लिए अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट रोका तो मायावती पूरे तरीके से घबरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए राज्य सचिवालय से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई फाइलें, नोटिंग्स और मिनट्स ऑफ मीटिंग के दस्तावेजों को गायब करवा दिया या उनमें हेरफेर करवा दिया। सीबीआई ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घर और ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो मिला उसने इस कंट्रोवर्सी की आग में घी डालने का काम किया। मायावती के बैंक खातों, उनकी संपत्तियों और उनके भाई आनंद कुमार के नाम पर दर्ज करोड़ों रुपए की बेनामी लेन देन के दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे। इस घोटाले ने मायावती की उस छवि को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जो वो एक ईमानदार और शोषितों की मसीहा के रूप में पेश करती थी। आम जनता के बीच ये मैसेज गया कि दलितों के हक की बात करने वाली नेता अब करोड़ों के घपले घोटालों में लिप्त हो चुकी है। हालांकि बाद के सालों में तकनीकी और कानूनी दावपेचों की वजह से राज्यपाल ने मायावती पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मायावती के सिर पर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि वो इनविंसिबल है और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर होना चाहिए। इसी जुनून के तहत उन्होंने लखनऊ और नोएडा में कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने मॉडर्न भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। मायावती ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल जैसे बड़े बड़े पार्कों और मूर्तियों का निर्माण शुरू करवाया। इन पार्कों को बनाने का बजट कोई छोटा मोटा नहीं था। सरकारी खजानों में से हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया गया। इन पार्कों की खासियत ये थी, इनमें राजस्थान से मंगाए गए कीमती गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन मूर्तियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांसीराम और बसपा के अन्य महापुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा विवादित रही वो ये कि इन महापुरुषों की मूर्तियों के साथ साथ मायावती ने अपनी खुद की भी कई मूर्तियां खड़ी करवा दी। इसके अलावा पार्कों के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में कंक्रीट और पत्थरों के हाथी, जो कि बसपा का चुनाव चिन्ह था, की मूर्तियां भी लगवाई गई। इस पूरे कंस्ट्रक्शन पर उस वक्त के मीडिया और विपक्षी दलों ने तीखे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई कि एक मुख्यमंत्री सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपनी खुद की मूर्तियां लगवाने और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए कैसे कर सकती है। इस पूरे विवाद ने मायावती को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया
गया, जहां वो अपने समाज के सामने तो मसीहा बनी रही, लेकिन न्यूट्रल और मिडिल क्लास वोटर उसे पूरे तरीके से छिटक गया। फिर साल 2012 आते उत्तर प्रदेश की हवा पूरे तरीके से बदल चुकी थी। मायावती की सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी चरम पर थी। भ्रष्टाचार के कई आरोपों जैसे एनआरएचएम घोटाला और मूर्तियों पर हुए खर्च ने जनता के बीच एक नाराजगी पैदा कर दी थी। समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव के युवा बेटे अखिलेश यादव के हाथों में थी, जिन्होंने उम्मीद की साइकिल का नारा देकर पूरे प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की करारी हार हुई और वो सत्ता से बाहर हो गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। सत्ता जाने के बाद मायावती के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि देश की राजनीति का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का उदय हुआ। इस चुनाव में मोदी लहर ऐसी चली कि उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का पूरे तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। शून्य पर सिमट जाना मायावती के पूरे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मायावती का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। फिर साल 2019 के बाद से मायावती की राजनीति के एक बेहद अजीब डर्रे पर चलने लगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद कांग्रेस सक्रिय हो रही थी। अखिलेश यादव अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे, लेकिन मायावती अपने दिल्ली और लखनऊ के आलीशान बंगलों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। इसी दौरान साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आए। इस चुनाव में मायावती की निष्क्रियता ने सबको चौंका दिया। उन्होंने लगभग न के बराबर रैलियां की, टिकटों का बंटवारा इस तरह से किया जिससे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगती रहे, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह कियास लगाए जाने लगे कि मायावती अब पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन इस गिरावट के पीछे जो असली दास्तान है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। मायावती को सबसे बड़ा झटका किसी विरोधी पार्टी से नहीं, बल्कि उनके अपने स्वास्थ्य और उनकी कानूनी मुकदमों ने दिया, जिन्होंने उन्हें चौतरफा घेर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों से मायावती को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार रहने वाले हाई ब्लड प्रेशर और उम्र के बढ़ते तकाजे की वजह से वो शारीरिक रूप से इतनी थक चुकी थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कड़ी धूप और धूल भरे चुनावी दौरों से पूरी तरीके से दूर रहने की सलाह दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब लखनऊ के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को उनके बंगले पर ही 24 घंटे तैनात करना पड़ा था, लेकिन शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द था मानसिक और आर्थिक चोट का। ईडी और सीबीआई ने उनके भाई आनंद कुमार की कंपनियों पर जो शिकंजा कसा, उसने मायावती की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया था। दिल्ली और नोएडा में स्थित आनंद कुमार की लगभग 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को जब फ्रीज किया गया तो बसपा का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया। राजनीति के गलियारों में ये बात हवा की तरह फैली कि मायावती को डराकर धमकाकर उनके राजनीतिक वजूद को पैरालाइज कर दिया गया है। उनके सबसे वफादार और पुराने साथी जो कभी उनके इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे, वो एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे थे। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर और यहाँ तक कि उनके कभी खास रहे सतीश चंद्र मिश्रा भी धीरे धीरे उनसे दूर चले गए या दूसरी पार्टियों का रुख करने लगे। इस चौतरफा बर्बादी ने मायावती की छवि को आम जनता के बीच एक हारे हुए सिपाही की तरह पेश कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस पूरी कहानी में हर चीज बिल्कुल वैसे ही थी जैसी मीडिया ने हमें दिखाने की कोशिश की, या फिर सच्चाई से कुछ अलग ही है। तो चलिए उन सभी बड़े विवादों की परतों को एक बार फिर से खोलते हैं, लेकिन इस बार मीडिया के चश्मे से नहीं, बल्कि उस अनदेखे और छुपाए हुए फैक्ट्स के नजरिए से जो इतिहास की फाइलों में दफन कर दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं उस आरोप की जिसमें कहा गया कि मायावती ने काशीराम को अपने घर में ही कैद करके रख दिया था और उनकी वसीयत पर जबरन दस्तखत लिए थे। जब हम उस वक्त की अदालती कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखते हैं तो मीडिया की बनाई हुई पूरी स्क्रिप्ट ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। कोर्ट में डॉक्टरों की जिस टीम ने काशीराम की जांच की थी, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक काशीराम को दुनिया का सबसे बेहतरीन और महंगा इलाज मिल रहा था। खुद काशीराम ने अपने होश में कई बार यह बात कही थी, उनके सगे भाई बहन केवल उनकी संपत्ति और उनकी राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, जबकि उनकी असली देखभाल सिर्फ मायावती ने की थी। काशीराम के परिवार ने उनकी उस वक्त तक कभी सुध नहीं ली थी जब वो बामसेफ और बसपा बनाने के लिए साइकिलों पर धूल फांक रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बने, परिवार के लोग मसीहा बनकर सामने आ गए। सच तो ये था कि मायावती ने एक बेटी का फर्ज निभाते हुए अपने गुरु की आखिरी सांस तक सेवा की, लेकिन मीडिया ने उसे क्रूर बंधक बनाने वाली विलन के रूप में पेश कर दिया। अब आते हैं दूसरे बड़े दाग पर, ताज कॉरिडोर घोटाला। जिस सीबीआई ने मायावती के खिलाफ फाइलों का अंबार खड़ा कर दिया था, वो कोर्ट में एक भी ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी जो सीधे तौर पर मायावती के दस्तखत या उनके सीधे आदेश को साबित करता हो। साल 2007 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने सीबीआई को मायावती पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि फाइलों में कोई कानूनी आधार ही नहीं था। राजनीतिक विश्लेषक आज भी मानते हैं कि ताज कॉरिडोर कोई घोटाला नहीं, बल्कि वो केंद्र
केंद्र में बैठी तत्कालीन सरकारों द्वारा मायावती को ब्लैकमेल करने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल था। और रही बात साल 2019 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने की, तो टाइमलाइन के कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए। मीडिया ने चिल्लाकर कहा कि मायावती अवसरवादी है और उन्होंने काम निकलते ही अखिलेश को छोड़ दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती थी। चुनाव के ठीक बाद के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि बसपा का वोट शेयर पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से सपा के कई नेता चुनाव जीत सके थे। लेकिन यादव बहुबल सीटों पर जहां बसपा के उम्मीदवार खड़े थे, वहां सपा का कोर वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मायावती को साफ दिख रहा था कि अखिलेश यादव अपने वोट बैंक पर नियंत्रण खो चुके हैं और इस बेमेल गठबंधन को खींचने का मतलब था बसपा के बचे कुचे वजूद को भी खत्म कर देना। उन्होंने जो फैसला लिया वो कोई निजी धोखा नहीं, बल्कि एक ठंडे और व्यवहारिक राजनीतिक दिमाग का सेल्फ डिफेंस कदम था। इस पूरे खेल में मायावती ने जो निजी नुकसान उठाया उसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने समाज के लिए अपनी शादी, अपना परिवार, अपनी पूरी जवानी और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। जिस समाज को उन्होंने अपने खून पसीनों से सींचा, उसी समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। उन्हें दौलत की बेटी कहा गया, जिसकी चमड़ी के रंग और उनके सिंगल होने पर भद्दे मजाक बनाए गए। राजनीति की क्रूर बिरादरी ने एक महिला को सिर्फ इसलिए कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आई थी, बल्कि अपनी बदौलत सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। उन्होंने देश की राजनीति को ये सिखाया कि गरीब और शोषित इंसान भी अगर ठान ले तो वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर हुकूमत चला सकता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक ऐसी महिला के रूप में दर्ज रहेगा जिसने भारतीय लोकतंत्र के ऊंचे बुर्जों को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती की वो अनसुनी और अनकही दास्तां, जिसे मीडिया ने हमेशा एक ही नजरिए से दिखाया। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या लगता है, क्या मायावती वाकई एक बेहद चालाक, मैनिपुलेटिव और अवसरवादी राजनेता थी, या फिर वो भारतीय राजनीति की बायस्ड चक्रव्यूह की शिकार बनी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।